आज की स्टोरी की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, या जिसे कहें कि टिप्पणियों से। एक फ़ैसला जो अमेरिका में आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल बात अमेरिका की नहीं। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी, एक याचिका के दौरान जो टिप्पणी आई, उसे लेकर मैंने सोचा कि इस पर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी होना चाहिए। क्योंकि यह आपके और मेरे और भारत के हर नागरिक के हित की बात है, और जब भी इस तरह की बात आती है तो भारतवर्ष सबसे पहले इस तरह की चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका लगती है। यह कंपनी राज्य के सारे उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देना चाहती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जिसमें कि CJI सूर्यकांत भी थे, जस्टिस जयमाल्य बागची थे और जस्टिस विपुल पंचोली थे, इनकी पीठ ने इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, राज्य चुनाव से पहले ही लोगों को फ्री बिज यानी कि मुफ्त सुविधाएं क्यों देना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को रोज़गार दें ताकि वे गरिमा से कमा सकें। सुबह से आप मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस देंगे और सीधे सीधे लोगों के खातों में पैसे डालेंगे, तो क्यों कर कोई काम करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस बात पर नाराज़गी भी जाहिर की, वहीं इस बात को बड़े ज़ोरदार ढंग से रेखांकित किया कि अब वह समय आया है जब राज्यों को इस तरह की फ्री बीच पर, और केवल राज्यों को ही नहीं, राजनेताओं को, जनता को और साथ ही सभी पार्टियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या हम कहीं लोगों को पंगु तो नहीं बना रहे हैं। किस तरह से हमारे देश का विकास होगा यदि हम सारी चीज़ें लोगों को मुफ्त देने लग जाएंगे, तो फिर हम कहाँ जाकर ठहरेंगे। CJI ने इस मौके पर कहा कि जो खर्च नहीं उठा सकते उनकी मदद करना राज्य का कर्तव्य है। डेफिनेटली जब संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात आती है तो इस तरह के सारे कदम सरकार में चाहे कोई भी हो, उन्हें उठाना चाहिए और उठाना ही चाहिए। पर चुनाव के वक्त अचानक योजनाएं घोषित होती हैं, तो ऐसे में समय आ गया है कि सभी राजनेता, पार्टियां और समाज इस पर पुनर्विचार करें। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी जो उन्होंने नाराज़गी के साथ जाहिर की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य घाटे में है और आप पैसा बांट रहे हैं, और यदि राज्य सरप्लस में भी है तो भी क्या पैसा विकास पर खर्च नहीं होना चाहिए। सड़क, अस्पताल, स्कूल की जगह आप खाना और कपड़ा बांट रहे हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा था, ये तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक तल्ख टिप्पणी आई थी जिसका जिक्र मैंने किया। अब आइए इस टिप्पणी को थोड़ा सा विस्तार से समझे कि किस तरह से क्या सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात आती है कि क्या इस तरह की योजनाएं आनी चाहिए। इस तरह की योजनाएं डेफिनेटली आना चाहिए। क्योंकि जब एक कल्याणकारी राज्य की बात होती है, तो यदि किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी तरह से अभाव में है तो उसकी मदद होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर यही कहना है कि यह योजनाएं चुनाव के वक्त ही क्यों राजनीतिक दलों को याद आती है। केवल चुनाव के समय ही क्यों इस तरह की रेवड़ियाँ बांटने का दिमाग में ख्याल आता है। क्यों आप लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। सवाल बड़ा है दोस्तों, क्योंकि यदि जब तक आप लोगों को फिनेंशियली अपने ऊपर डिपेंड रखते हैं, तब तक लोगों में वह चेतना जागृत नहीं होती है, और यदि लोगों में चेतना जागृत हो गई तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं शायद राजनीतिक पार्टियों के दिल दिमाग में यह बात होती है कि हम जितनी ज़्यादा फिनेंशियल डिपेंडेंसी रखेंगे लोगों में, उतनी ज़्यादा जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगी। अब आइए छोटी छोटी योजनाओं से समझते हैं कि किस तरह से सरकार का इंटेंशन भले ही उन योजनाओं के लिए बेहद अच्छा होता है, लेकिन उन योजनाओं का जो दुरुपयोग होना स्टार्ट होता है वो किस तरह से होता है, आइए उस पर भी गौर करें। आपको पता ही है कि राज्यों में जो फ्री बिजली है वो काफ़ी सारे योजना राज्यों में दी जाती है। इवन मध्य प्रदेश में दी जाती है। 100 यूनिट तक की जो बिजली है उस पर सब्सिडी दी जाती है। लेकिन वास्तव में आप गौर करिए, देखिए कि होता क्या है। आप जिन घरों में इस तरह की बिजली फ्री मिल रही है, उन घरों में ठंड में आपको जो रॉड वाले हीटर हैं वो चलते हुए मिल जाएंगे। जैसे ही गर्मी आएगी उन घरों में आपको फर्राट कितनी भी संख्या में कूलर, पंखे सब चलते हुए मिलेंगे। जो खाना है वो भी लोग हीटर पर बना लेते हैं, जो हीटर जो होता है प्लेट वाला, उस पर इनका खाना बन जाता है। तो जब इस तरह की सारी चीज़ें हो जाती है तो आप समझिए कि ये एक
बड़ा जिसे कहना कि एक बड़ा विरोधाभास है। आप कहेंगे कि क्या आप जो पहले ही बेचारे गरीबी के दलदल में धंसे हुए हैं, क्या आप उन पर भी नज़र लगाना चाहते हैं? डेफ़िनेटली नज़र नहीं लगाना चाहते हैं। होना भी चाहिए, ये सारी कल्याणकारी योजनाएँ आना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की योजनाएँ ठीक चुनावों के पहले आती है, तो जो भी अभी तक का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि यदि सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी है, इस तरह की योजनाओं की घोषणा करती है, तो एक बार फिर से उसके सत्ता में आने के चांस बढ़ जाते हैं। और जो जनता है, सीधी-सी बात है साहब कि जब जो जनता है वो 2 जून की रोटी में ही उलझी हुई है, तो वो कहाँ इतना दिमाग लगाएँगी। और जो वोट होते हैं वो धड़ाधड़, खटाखट उस पार्टी के पक्ष में पड़ने लगते हैं जिस पार्टी के द्वारा इस तरह की घोषणा होती है। और जनरली जो सत्ता पक्ष में हो तो उसके पक्ष में और ज़्यादा इस तरह का वोटिंग होने लगता है। एक दूसरी योजना की बात करें, मुफ्त राशन, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो दुरुपयोग की भी हो रही है कि जनता किस तरह से दुरुपयोग करती, वो चीज़ भी मैंने बताई। अब मुफ्त राशन की ही बात करिए। भले ही सरकारों को नज़र नहीं आता हो, लेकिन आप और हम जैसे एक आम आदमी, हमें अच्छे से पता है कि जैसे ही इस तरह का राशन मिलता है तो दूसरे या तीसरे ही दिन इस तरह का राशन कभी कंट्रोल में पहुंच जाता है, तो कभी आड़तियों की दुकान पर पहुंच जाता है, और इस तरह के ढेरों केस पकड़ाते ही हैं। तो ओवरऑल जो सरकार का जो उद्देश्य कि हम कहाँ पर इन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। अगली बात यदि उज्ज्वला योजना की करें, तो उज्ज्वला योजना भी वास्तव में आई तो बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ थी कि घरों में जो लकड़ी वाला ईंधन है वो जलना बंद हो, महिलाओं को सुविधाएं मिले, वो गैस पर खाना बनाने लगे। लेकिन वास्तव में यदि ओवरऑल पूरे सीन पर आप गौर करेंगे तो पहली बार उज्ज्वला गैस की टंकियाँ लेने के बाद, चूँकि ये जो परिवार होते हैं ये इतने आर्थिक रूप से सशक्त ही नहीं होते हैं कि उन्हें फिर से वापस दूसरी बार जो गैस का सिलेंडर है वो रिफ़िल करवाने के पैसे तक नहीं होते हैं उनके पास। और उसी के चलते जब मैं ये कहता हूँ कि उनके घरों में हीटर पर खाना बन जाता है, तो वो कहीं गलत नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक क्षमता, उनकी जेब उन्हें अलाउ ही नहीं करती है कि वो उज्ज्वला की गैस सिलेंडर पर खाना बना सके। तो सरकार की योजनाएं, सरकार की नीयत भले ही ठीक है, लेकिन भारतीय सामाजिक परिदृश्य कुछ इस तरह का है कि जो योजनाएं अच्छे स्वरूप में आती है वह भी कहीं ना कहीं एक गलत रूप में हो जाती है। इसी तरह से किसान कल्याण योजना की बात करूं तो किसानों के खातों में 6,000 रुपये आते हैं, लेकिन यदि आप एक्चुअल स्थितियों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो बड़े किसान हैं उन्हें 6,000 रुपये से आल भी नहीं आता है उन्हीं की लैंग्वेज में, कि ये जो 6,000 रुपये उनके खाते में आते हैं उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये 6,000 रुपये उनके खाते में कब आए। और जो किसान जिनके पास छोटी जोत है, उनके खातों में यदि ये 6,000 आते भी हैं तो भी इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि खेती से वो कहीं बेहद दूर होते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो पूरा जीवन यापन होता है वो मजदूरी पर चल रहा होता है। गुजरात में आप देखिए कि पूरे गांव का गांव मजदूरी के लिए चला जाता है, एक अच्छी मजदूरी के चलते। तो ओवरऑल जो देखें तो सरकार की योजनाएं जिसे कहें कि कहीं ना कहीं एक दूरगामी सोच के साथ होती है, अच्छे उद्देश्य के साथ होती है कि जो आदमी ऑलरेडी जो परिवार बेहद आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उसे यदि हर तरह की इस तरह की सहायता मिल जाए कि यदि उसे फ्री बिजली मिले, उसे फ्री राशन मिले, उसे उसके खाते में हर महीने 1,500 रुपये आ जाए, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्वावलंबन का भाव उस परिवार में आएगा। लेकिन जो बात आई है वो ये आई है कि कहीं ना कहीं एक तो इस तरह की योजनाएं जिस उद्देश्य के साथ लागू होती है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है, और दूसरी चीज़ ये योजनाएं चुनाव के वक्त ही क्यों घोषित होती है। ये बड़ी नाराज़गी थी कि चुनाव के वक्त ही आपको ये सारी योजनाएं क्यों याद आती है, क्यों आप एक जैसा, जिसे कहें ना कि जब हम सब इस भारत में रह रहे हैं और इस भारत में चूँकि जब हम एक तरफ विज़न लेते हैं, एक तरफ मिशन लेते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनाएंगे, तो फिर इस विकसित भारत को बनाने के लिए चुनाव का इंतज़ार क्यों, चुनाव के वक्त ही घोषणाओं का इंतज़ार क्यों। ये बड़ी नाराज़गी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या इस तरह की योजनाएं नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली इस तरह की योजनाएं आना चाहिए। ये योजनाएं अच्छी होती है और बेहद अच्छी होती है, क्योंकि सारी सरकारें जानती हैं हम आंकड़ों में भले ही घटती गरीबी और बढ़ती अमीरी को दिखा दें, लेकिन आज भी भारत का एक बड़ा वर्ग बेहद तंगहाली और गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है। यदि आपको तलाश ही करना हो तो मैं इंदौर से हूँ। इंदौर के नज़दीक ही पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। आप कभी चले जाइए इन एरियाज़ में, यदि आप ऊपर के पदों को छोड़ दें तो नीचे के जो कामगार वर्ग है
उनमें से अधिकांश 8 से 15 हज़ार रुपये की एक बेहद मिनिमम सैलरी पर काम करते हैं। अब आप सोचिए कि 8 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी में किस तरह से वो व्यक्ति अपना घर चलाता होगा। उसे घर का किराया भी देना होता है, क्योंकि अमूमन ये लोग बाहर से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उन्हें घर का किराया भी देना है। 1 या 2 बच्चे हैं, यदि वो बच्चे हैं तो उनकी बच्चों का एजुकेशन, उनका पालन पोषण, सारी चीज़ें। तो इसी तरह से आपको एक और उदाहरण देता हूँ। भारत के सबसे बड़े अखबार समूह या फिर इंदौर से प्रकाशित अग्निबाण जैसे अखबार के क्लासिफाइड में आप नौकरियों के विज्ञापन देखिए। इनमें जो आपको नौकरियों के विज्ञापन दिखेंगे, उनमें जो सैलरी का जो बार होता है वो 10,000 से लेके तो 25,000 तक होता है। अब आप खुद ही बताइए कि जब तक देश का एक आम आदमी 2 जून की रोटी की समस्याओं में उलझा रहेगा, तब तक वो कहाँ से देश की राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार कर पाएगा। और वास्तव में राजनीतिक पार्टियां चाहती ही नहीं है कि एक आम आदमी का जीवन एक लेवल से ऊपर उठे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे तभी तक सत्ता में आराम से हैं जब तक लोग खाली पेट हैं। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी हकीकत वाली बात कह रहा हूँ। और आप देखिए कि देश के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह में जहाँ पर ये खबर छपी थी कि सीजेआई ने किस तरह से नाराज़गी जाहिर की, उसी के ठीक नीचे एक बड़ा ही मज़ेदार कार्टून छपता है कि यदि हम सबको रोज़गार दे देंगे तो फिर हमें कौन रोज़गार देगा। यानी कि यदि राजनीतिक पार्टियों ने सभी को स्वावलंबी बना दिया, यदि सभी को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया, तो फिर इन राजनीतिक पार्टियों को पूछेगा कौन। तो राजनीतिक पार्टियां अपने वादों में, चुनावी घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे ज़रूर करती है, लेकिन वो यह भी अच्छी तरह जानती है कि यदि सब आराम से कमाने लग जाएंगे, यदि सबके पेट और जेब भरे होंगे, तो फिर हमारी हर एक्टिविटी, हमारी हर बात, हमारे हर आचरण पर जनता की पैनी नज़र रहेगी। साहब, जिस तरह से सीजेआई कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, तो वास्तव में वक्त आ गया है। यदि वास्तव में हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें दलगत राजनीति, क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठकर भारत के बारे में सोचना होगा। और जिसे कहें कि भारत के अंतिम आदमी तक जब तक सारे लाभ नहीं पहुंचेंगे और जब तक उसका जीवन स्तर नहीं उठेगा, तब तक तो सीजेआई की ये चेतावनियाँ और कड़ी टिप्पणियाँ प्रासंगिक ही रहने वाली है। और पुनः चलते चलते आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष 26-27 के लिए 18 फरवरी बुधवार को बजट आया, और बजट में फ़िलहाल सिर्फ 44 करोड़ रुपए का सरप्लस दिखाया गया है। लेकिन हो सकता है कि जब तक पूरा साल गुजरे तब तक हो सकता है कि ये सरप्लस ना रहे और बजट घाटे में चला जाए। यहाँ पर मैं इस चीज़ का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि जिस चीज़ की चिंता सीजेआई कर रहे हैं, वह यहाँ पर इस बजट में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लाडली बहना पर 23,882 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित हुए हैं। मुफ्त राशन पर 2800 करोड़, उज्ज्वला गैस पर 1413 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर 5500 करोड़, बिजली सब्सिडी पर 7,000 करोड़, और 8वीं तक के बच्चों को जो मुफ्त दूध मिलने वाला है उस पर 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो इन आंकड़ों से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार की योजनाएं सारी अच्छी है। एक आम आदमी के जिस तरह के इतने बड़े बड़े भारी भरकम आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है, उसे ऊंचा उठाने के लिए है। लेकिन जैसे कहें ना कि सरकार योजनाएं अच्छी नीयत से लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन योजनाओं का जो दुरुपयोग होता है वो एक भारत की आम प्रवृत्ति है, जिससे हमें बचना होगा। और सीजेआई की जो इस समय टिप्पणी वो इस सेंस में ही है कि इन योजनाओं को जिस उद्देश्य के साथ लागू किया गया है वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है, पहली चीज़। और दूसरी नाराज़गी इस बात पर है कि इस तरह की योजनाएँ क्यों कर चुनावों के पहले ही सारी राजनीतिक पार्टियों को याद आती है। तो ये जो चिंताएं हैं, ये 2 बड़ी चिंताएं हैं, और इन 2 चिंताओं पर जिस तरह से कि सीजेआई कह रहे थे कि राजनेताओं को, पार्टियों को और समाज को सबको विचार करना होगा, तो डेफिनेटली यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन चीज़ों पर विचार करना शुरू करिए, क्योंकि आप भी इसी देश का, आप भी इसी समाज का हिस्सा है। पुनश्च काफ़ी कुछ बाकी है, और भी कुछ चीज़ें थी जिन पर बात अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे भारतवर्ष सबसे पहले, और मैं हूँ लोकेश शर्मा, और इसी तरह की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ जल्दी कुछ और स्टोरीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।